हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे। इसका नाम है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ पे हम लोग किसी भी बीम्स और फ्रेम्स को एनालिसिस करेंगे और हम लोग उसको मोमेंट फाइंड करेंगे। अल्टीमेट हमारा जो काम होता है मोमेंट निकालना ही होता है। जब आप सपोर्ट पे मोमेंट निकाल लेते हैं तो फिर रिएक्शन भी ईजी हो जाता है निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो मेथड है ना उसके 2 लेक्चर बनेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर होगा जहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने सीखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले तो इस मेथड को दिया था प्रोफेसर हार्डी क्रॉस ने। ठीक है, ये जो पूरा मेथड है ना ये बेस्ड है स्टिफनेस अप्रोच पे। ठीक है, अभी हम लोग स्टिफनेस निकालने सीखेंगे मेंबर का और फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने सीखेंगे। तो पूरा मेथड किस पे बेस्ड है? स्टिफनेस अप्रोच पे है। ठीक है, हम मेंबर या स्ट्रक्चर का स्टिफनेस को निकालते हैं। स्टिफनेस क्या होती है? यदि मैं स्टिफनेस की बात करूँ तो यहाँ पे दिखाया हुआ है स्टिफनेस इज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। किसी भी मेंबर को यदि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टिफनेस क्या है? उस फोर्स की वैल्यू है जब हमें यूनिट डिफ्लेक्शन मिले। ठीक है, सपोज हमारा फोर्स का वैल्यू P है, ठीक है, और वहाँ पे डिफ्लेक्शन जो मिल रहा है वो डेल्टा मिल रहा है। डेल्टा का मतलब तो सेटलमेंट है, ये है ना, सेटलमेंट है। तो यदि मैं स्टिफनेस को दिखाऊँ तो ये लिखूँगा P/डेल्टा। यदि डेल्टा का वैल्यू मैं 1 कर दूँ तो क्या हो जाएगा? तो स्टिफनेस जो है वो फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि स्टिफनेस कुछ नहीं है, वो फोर्स ही है। फोर्स रिक्वायर्ड है ना एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए। यदि हम मोमेंट की बात करें तो मोमेंट लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? थीटा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है। जब हम फोर्स लगाते हैं तो लीनियर डिफ्लेक्शन होगा, जब हम मोमेंट लगाते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं स्टिफनेस इज अ रेशियो ऑफ मोमेंट अपॉन एंगल डेवलप्ड, एंगल प्रोड्यूस्ड बाय दैट मोमेंट। सिंपल क्या है ये? सिंपल ये है कि भाई स्टिफनेस जो है रिक्वायर्ड फोर्स है, रिक्वायर्ड मोमेंट है टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यदि डिस्प्लेसमेंट लीनियर है तो फोर्स अपॉन लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और यदि मोमेंट है तो मोमेंट अपॉन थीटा लेंगे। यहाँ से स्टिफनेस को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हुआ सिंपल डिफिनेशन। आगे आते हैं हम लोग। स्टिफनेस जो है किसी भी ज्वाइंट या मेंबर का किस पे डिपेंड करती है? ये 2 चीज़ पे डिपेंड करती है। पहला कि वो इंड सपोर्ट कंडीशन क्या है। सपोर्ट कंडीशन मतलब वो हिंज है, फिक्स है या रोलर है, इस पर डिपेंड कर रही है स्टिफनेस। दूसरा क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन उसकी कैसी है। चलिए अब देखते हैं 2-3 कंडीशन और जानते हैं कि कैसे हम लोग स्टिफनेस निकाल सकते हैं। जैसे आप देखो ये पहला कंडीशन है जहाँ पे मान के चलते हैं कि जो एक इंड है ना जिसको मैं फार इंड बोल रहा हूँ वो फिक्स है। अब देख रहे हैं ये फिक्स है और ये पिन जॉइंट है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मोमेंट लगाया, ठीक है ना, मोमेंट लगाया, और हम जानना चाहते हैं कि स्टिफनेस क्या है। ठीक है, यहाँ पे तो एंगल 0 हो जाएगी, फिक्स्ड इन पे एंगल 0 होती है। हिंज जॉइंट है, यहाँ पे एंगल प्रोड्यूस होगी, सपोज थीटा भी है। ठीक है, एंगल प्रोड्यूस कितनी में? थीटा भी है। तो थीटा भी जो निकाला जाता है वो होता है ML/4EI। ये कैसे आया? ये हम लोग जब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ते हैं ना, या फिर बोल सकते हैं मोमेंट क्या बोलते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बाद अब जब हम ड्राइव करने सीखेंगे फॉर्मूला, ठीक है, एंगल का डिफ्लेक्शन का, तो वहाँ से पता चलता है। तो इसका प्रूफ देखने को नहीं जा रहे हैं, आपको जस्ट याद रखना है जब आप पिन जॉइंट पे मोमेंट लगाते हो ना तो थीटा जो प्रोड्यूस होती है वो होती है ML/4EI। कंडीशन क्या है? जो फार इंड है वो फिक्स होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन पहले समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जब कोई स्टिफनेस चाहिए। स्टिफनेस क्या होती है मैंने कैसे नोट किया? यदि B/A चाहिए, B/A स्टिफनेस B/A है ना, B इसलिए वह बोल रहे हैं जहाँ पे हम लोग मोमेंट लगा रहे हैं, और ए क्या है? ए है फार सपोर्ट, फार इंड सपोर्ट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब आपने अभी पढ़ा था स्टिफनेस क्या होती है, मोमेंट लगा रहे हैं तो क्या लेंगे? मोमेंट बाय थीटा, है ना। ये थीटा का वैल्यू जब 1 हो जाती है तो स्टिफनेस क्या हो जाएगी? मोमेंट की इक्वल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि यदि आपको स्टिफनेस निकालना है के BA का तो क्या करना पड़ेगा? मोमेंट अपॉन थीटा भी करना पड़ेगा,
थीटा का बी का वैल्यू आपको पता है ml/4ei, ये आपको याद रखनी है। जब रखोगे ना तो मोमेंट कट जाएगी और आपको 4ei/l आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि जब हमारा इंड सपोर्ट या फार इंड बोल दें फिक्स हो, उस कंडीशन में जो स्टिफनेस आती है मेंबर की होती है 4ei/l, 4ei/l। तो आप देखिए यहाँ पे स्टिफनेस किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, उसकी मॉडुलस इलास्टिसिटी भी कर रही है, ठीक है, आई पे कर रही है, क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी भी कर रही है, और जो लेंथ है स्पैन है उस पर भी कर रही है, ठीक है। इन 3 चीज़ों पे स्टिफनेस डिपेंड कर रही है। कंडीशन नंबर 2 लेते हैं। सपोज इस बार जो है फार इन कंडीशन वो क्या है, हिंज है। अब जब आप मोमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं ना, अब जो सेकेंड वाला मोमेंट है जहाँ पे मोमेंट आपको देखनी है, ठीक है, फार इन मोमेंट इसको बोल रहे हैं, वो हिंज होगा। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में जो फॉर्मूला आता है थीटा बी का वो हो जाएगा ml/3 है, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से, बट इसका प्रूफ हम लोग को नहीं जानना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में। जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस ये 2 ही रखना है, मोस्टली इसी में काम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी केसेस हैं उसको भी देखेंगे। तो मान लो ये बी सपोर्ट है या ए सपोर्ट है, तो बी पे बनने वाला थीटा जो है, मान लो थीटा बी है, ये क्या दिया हुआ है ml/3ei, ठीक है। तो स्टिफनेस निकालना होगा तो क्या करेंगे, m/थीटा करेंगे, तो क्या जाएगी कट के 3ei/l आ जाएगी। तो यहाँ से हमने सीखा कि जब फार इंड हमारा हिंज होगा तो स्टिफनेस निकल के क्या आएगी 3ei/l, ठीक है। इसको प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ना तो अच्छी खासी नोट्स बन जाएगी। अब मान लो कि हमारा जो फार इंड है वो फ्री है, फार इंड इज फ्री, अभी कोई भी सपोर्ट नहीं है, एक मेंबर है जिसमें बोल दे रहा हूँ ए बी, ठीक है। और जब मोमेंट लगा रहे हैं इस पॉइंट पे तो हमारा थीटा तो इजीली आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टिफनेस जनरेट नहीं होगी, है ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहाँ इंड सपोर्ट पे कोई भी रिएक्शन लेने वाला है नहीं। आप जो भी एंगल लगाओगे ना इजीली वो बैंड हो जाएगी। तो इसके केस में जो है स्टिफनेस 0 होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। एक और केस है, इससे मैंने स्पेशल केस लिख दिया है। इसमें क्या होता है, सपोज एक हमारे पास बीम है, दोनों साइड में पिंच जॉइंट है और सेम मोमेंट हमने अप्लाई कर दिया है एम एम, ठीक है ना, ए और बी पॉइंट। तो यहाँ पे एंगल जो बनेगी वो सेम ही होगी। इसका वैल्यू क्या होता है ml/2ei, इसको याद रखना है। स्टिफनेस क्या होगी, स्टिफनेस हो जाएगी 2ei/l। कैसे निकाला, क्या होता है स्टिफनेस m/थीटा, तो m और थीटा का वैल्यू ये रखोगे ना तो m कट जाएगी, तो अल्टीमेटली 2ei/l ही निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि स्टिफनेस कैसे निकालते हैं, स्टिफनेस क्या होती है जान गए हैं, ठीक है। स्टिफनेस निकालने के 3 कंडीशन दिया। मान लो पहला कंडीशन जब फार इंड फिक्स हो तो 4ei/l होगा, फार इंड हिंज हो तो 3ei/l होगा, ठीक है। फ्री हो तो 0 हो जाएगी स्टिफनेस। और लास्ट केस था जब दोनों साइड में सेम मोमेंट लगा रहा है तो स्टिफनेस क्या होती है 2ei/l। तो ये चारों कंडीशन को याद रखना है। मोस्टली हमारे ये 3 कंडीशन है ना, इन्हीं से सारा क्वेश्चन बन जाता है। स्पेशल केस है ये नहीं आएगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के लिए, यदि मैं 4th सेमेस्टर की बात करूँ जो बीटेक के सिलेबस में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटिव स्टिफनेस कैसे निकाला जाए। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालते हैं ना तो आप उसको स्टिफनेस से भी निकाल सकते हैं, रिलेटिव स्टिफनेस से भी निकाल सकते हैं। तो ये भी सिलेबस में है तो समझ लेते हैं, है ना। इसे समझने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए आप यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सिर्फ स्टिफनेस से भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, क्यों निकालते हैं, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। आप एकदम आराम से बैठ के इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए, समझिए, पूरा क्लियरिटी हो जाएगी। मैंने लिखा है फार इंड, इधर लिखा है स्टिफनेस, इधर लिखा है रिलेटिव स्टिफनेस, ठीक है। हमको पता है फिक्स इंड पे क्या होती है 4ei/l, फार इंड हिंज रहा तो 3ei/l। रिलेटिव स्टिफनेस क्या होती है, जब आप इसी में ना डिवाइड कर दो 4e से, इसमें भी डिवाइड कर दो, इसमें भी 4e से डिवाइड कर दो, ठीक है। जब 4e से डिवाइड करोगे ना तो ये i/l आएगी, ये 3/4 i/l आएगी, ठीक है। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, जब हमारा ei को डिवाइड कर रहे हैं जब हमको रिलेटिव स्टिफनेस चाहिए, और ये कब होता है जब हमारा मोमेंट क्या हो 0 हो, है ना। जब मोमेंट प्रोड्यूस जो होता है वो 0 होता है, तो मोमेंट 0 होता है तो हम लोग रिलेटिव स्टिफनेस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई रिलेटिव स्टिफनेस। कुछ नहीं करना है, जो भी स्टिफनेस था उसमें किसे डिवाइड देना है 4e से, इसमें भी 4e से डिवाइड दोगे तो रिलेटिव स्टिफनेस निकल जाएगी, सही है।
अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं ना, और इसके थ्रू हम लोग समझेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसी को निकालना रहता है हमें। ये सीख गए तो क्वेश्चन हम लोग इजीली बना सकते हैं। हमने स्टिफनेस इसलिए सीखा ताकि हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल सकें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने का फार्मूला क्या है, ये देखो। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने का फार्मूला है जो भी मेंबर की स्टिफनेस आएगी अपॉन ज्वाइंट की स्टिफनेस, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ मेंबर और रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। तो आप जैसे मैंने अभी निकाला ना, मैंने अभी क्या देखा था कि स्टिफनेस और रिलेटिव, तो स्टिफनेस से भी काम हो जाएगा, रिलेटिव स्टिफनेस से भी काम हो जाएगा। इन दोनों में से किसी एक का यूज़ करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। मैंने एक रैंडम क्वेश्चन लिया है, ये एक फ्रेम है जहाँ पे 2 इंड में फिक्स है, एक इंड में हिंज है और एक इंड फ्री है। मतलब ये तीनों केस ही आ गए हैं, है ना। और हम जानना चाहते हैं कि सपोर्ट सी, सपोर्ट डी और सपोर्ट बी पे कितने मोमेंट आ रहे हैं जब हम इसके ज्वाइंट पे एम मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। मैंने क्या किया, इस ज्वाइंट पे एम मोमेंट अप्लाई किया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि बी पे कितनी मोमेंट आएगी, सी पे कितनी आएगी, डी पे कितनी आएगी, ए पे कितनी आएगी। मतलब जब आप मिड ज्वाइंट में जंक्शन में मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी जो इंड सपोर्ट है वहाँ पे मोमेंट कितनी आएगी वो आपको जाननी है। क्यों जाननी है, क्योंकि जब आप मोमेंट जान जाओगे तो आप उसका शियर फोर्स भी निकाल लोगे, सपोर्ट रिएक्शन भी निकाल लोगे। और मेन तो यही करना है हमें, इसी को तो बोलते हैं एनालिसिस ऑफ मेंबर, ठीक है। और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में यही किया जाता है। देखो नाम क्या है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, है ना, चैप्टर का ही नाम है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लगा हुआ है, आप ये सीख गए तो पूरा थ्योरी सीख जाओगे। तो हमारा क्या होता है निकालने का फॉर्मूला, स्टिफनेस किसी मेंबर का अपॉन ज्वाइंट का स्टिफनेस, ठीक है, या फिर रिलेटिव स्टिफनेस अपॉन रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ज्वाइंट क्या है, इसमें ज्वाइंट ये है जहाँ पे मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं ना। अब बाकी ये सारे मेंबर लगे हुए हैं, मेंबर ओ सी, मेंबर ओ डी, मेंबर ओ बी और मेंबर ए बी, ये 4 मेंबर लगे हुए हैं ज्वाइंट पे। तो ज्वाइंट पे स्टिफनेस निकालना होगा ना, तो सारे मेंबर का स्टिफनेस निकालना पड़ेगा। ये देखो, जैसे ये हमारे पास ज्वाइंट क्या है, ये है, इसको नामिंग क्या करते हैं, ओ दे दिए इसको, ठीक है। बाकी को ए बी सी डी दे दिए। तो स्टिफनेस जो होगी ज्वाइंट की, मतलब के 0 की, इसकी जो स्टिफनेस होगी वो क्या होगी, सम होगी इस पॉइंट से, इसकी स्टिफनेस इसकी सम हो जाएगी, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या, स्टिफनेस ऑफ मेंबर, सम ऑफ स्टिफनेस मेंबर कनेक्टेड टू द ओ ज्वाइंट, जो होगी वो सबको ऐड करने के बाद मिलेगी, है ना। तो स्टिफनेस ज्वाइंट ओ पे मिलेगी। अब क्या करोगे, स्टिफनेस निकालोगे ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी का। जैसे इसे देखो, मेन क्या है, हमें मोमेंट चाहिए ना, इस मेंबर पे कितनी मोमेंट आ रही है, M1, M2, M3, M4, ये तो मोमेंट चाहिए मुझे, ठीक है। यदि मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो कैसा भी बन जाएगा, सेम बीम ही आ जाएगा ना, ए बीम आ जाएगा। मैंने इस मोमेंट को हटा दिया सपोज, मैं जानना चाहता हूँ कि इस मोमेंट अप्लाई करने के बाद बाकी मोमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वही जानना है मुझे। तो मैंने अपने मन से सबको अलग कर दिया और कुछ मोमेंट एज्यूम कर लिया। यदि ये सारे मोमेंट मिल जाए ना तो हम सपोर्ट का भी मोमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो ये जानना है कि जो मोमेंट जो निकल रही है ए पे, मतलब M1 M2 जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम सारे मेंबर में, वो क्या है वो निकालना है। तो बहुत सिंपल है निकालना। मैं कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा ऐसे कि मैंने मोमेंट अप्लाई किया था एम ज्वाइंट पे, ठीक है, और वो कितने से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उस पर्टिकुलर मेंबर में वो निकाल लूँ तो हमारा मोमेंट ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, मुझे निकालनी पड़ेगी ये जिसको बोल रहा हूँ मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ना ज्वाइंट की स्टिफनेस निकाल ली। उसके क्या करना पड़ेगा, सारे इंडिविजुअल मेंबर पे निकालनी पड़ेगी। आप देखो यहाँ पे, यदि मैं इसको अलग कर दूंगा ना तो फ्री इंड है ना, आप फ्री इंड के लिए स्टिफनेस क्या होती है 0, तो O टू A देख रहे हैं तो के वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी स्टिफनेस, क्योंकि फ्री इंड है। अभी देखा था मैं थोड़ा सा पहले। ये क्या है, ये हिंज है, फार इंड क्या है, हिंज है। फार इंड जब हिंज होती है तो स्टिफनेस क्या होगी, यानी कि KOD हो जाएगी 3EI/L। देखा था, ये दोनों फिक्स है, OB भी फिक्स है, OC भी फिक्स है।
तो किसी एक की बोल दूँ, यदि को के ओ बी बोल दूँ तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4EI/L। ठीक है, अब ये सारे वैल्यू को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। जब ये सारे वैल्यू को रखोगे ना तो ज्वाइंट की स्टिफनेस जो आएगी वो 11EI/L आएगी। अब जोड़ के देख लो ना, इसको ऐड कर दो, इतना आ जाएगी। ठीक है, जब स्टिफनेस ज्वाइंट की निकल गई और सारे मेंबर की स्टिफनेस भी पता है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर? ये ऐसा करते हैं, जिस भी मेंबर पे आपको मोमेंट चाहिए उसकी स्टिफनेस रखो अपॉन ज्वाइंट की स्टिफनेस रखो। देखो मैं रख रहा हूँ स्टिफनेस में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ मेंबर। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इस मेंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगी, मतलब किस अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मोमेंट, वही तो जानना है। तो अब देखो, हमने सीखा था डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, वो होता है स्टिफनेस ऑफ मेंबर अपॉन ज्वाइंट मेंबर। स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट ये तो होती है, ये तो होती है ना, ये देखो स्टिफनेस ऑफ मेंबर अपॉन स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट। तो स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट तो निकाल लिया मैंने, है ना, और स्टिफनेस ऑफ मेंबर ही पता है तो इस पर रख देंगे ना। तो देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओ ए कौन सा है, फ्री सपोर्ट वाला, है ना, ये है ओ ए, ये है ओ ए, ये था ओ, ये है ओ ए, ओ डी, ओ सी और ये है ओ बी। ठीक है, तो इसके लिए स्टिफनेस क्या हो जाएगी, के ओ ए हो जाएगी। इसके लिए स्टिफनेस क्या हो जाएगी, के ओ डी हो जाएगी। इसके लिए के ओ बी और इसके लिए के ओ सी। ठीक है, और ये मुझे पता है पहले से ही, तो अब इसको रख देते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ओ ए क्या हो जाएगी, स्टिफनेस ऑफ मेंबर अपॉन स्टिफनेस ऑफ ज्वाइंट। स्टिफनेस ऑफ मेंबर क्या थी, 0 थी, तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगी कि फार एंड फ्री था ओ ए का। ठीक है, ओ डी का क्या था, फार एंड हिंज है, ये देख लो, फार एंड क्या है, हिंज है। ओ ए का क्या था, 0 था, मतलब फ्री है तो 0 ही हो जाएगी। और ओ ए का क्या है, ओ और डी का क्या है, हिंज है। जब हिंज रहती है तो क्या रहते हैं हम लोग, तो स्टिफनेस लेते हैं मेंबर का 3I/L, और ज्वाइंट कितनी थी, ज्वाइंट कितनी आई थी 11EI/L। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/11 आ जाएगी, मतलब जो भी मोमेंट उस पर आया था ना, तो 3/11 पार्ट मोमेंट ओ डी मेंबर पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से ओ सी निकालोगे तो स्टिफनेस मेंबर ओ सी का अपॉन ज्वाइंट का स्टिफनेस, जब इसको रखेंगे तो 4/11 आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आप इसका भी निकालोगे तो के ओ बी जो है मेंबर की स्टिफनेस है, और के जीरो क्या है, टोटल स्टिफनेस, डिवाइड करोगे तो सेम ही आएगी। अभी दोनों की सेम ही क्यों आई, क्योंकि ओ सी और ओ बी दोनों में क्या है, फिक्स था ना, ये ओ सी हो गई, इधर ओ है और ओ बी, ये दोनों ही फिक्स ज्वाइंट है, तो मोमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सेम ही हो जाएगी ना, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या आई, सेम आई। अब आपको जानना है कि मोमेंट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, M3 M2 M1, ये निकल जाएगी इजली। क्या करोगे, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी निकाला है ना, सब में रख दो तो निकल जाएगी मोमेंट। ठीक है, तो एक्चुअल मोमेंट हमने अप्लाई क्या किया था, M, है ना, M मोमेंट हमने अप्लाई किया मिड पे, और बाकी मेंबर में मोमेंट किस तरह से जा रही है उसी को निकालना था। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल लिया, अब क्या करूँगा मैं, सबको रख दूँगा, ये देखो रख दिया ना। M3 में क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट जो अप्लाई किया था इनटू डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, M3 को देख लो, M3 क्या है, M3 है हमारा मेंबर ये वाली, है ना, इसको मैंने माना था कि M3 मोमेंट जा रही होगी। ये कौन सा मेंबर है, OD है, OD क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसका लेंगे हम लोग, OD का। तो टोटल मोमेंट अप्लाई किया था M, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना आया OD का, OD का आया है 3/11। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगी, M3 का 3/11 आ जाएगी। M2 में मोमेंट कितनी आ रही है, M/4/11। M4 में 0 क्यों आएगी, क्योंकि वो फार एंड फ्री था, और फ्री में 0 आती है। और M1 में भी इस तरीके से रखने के बाद हमारे पास किस तरीके से मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो निकल गया। ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर समझ में आ गया क्या होता है और किस तरीके से हम मेंबर में मोमेंट निकालते हैं। अब कल जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें सीखेंगे कि सपोर्ट पे मोमेंट कैसे निकाला जाए। ठीक है, उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा कैरी ओवर फैक्टर, कैरी ओवर फैक्टर सीख लेंगे, फिर सपोर्ट पे मोमेंट निकालने सीख जाएंगे। उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, है ना, पूरी कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब एक नोट है यहाँ पर कि सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है किसी मेंबर का ज्वाइंट पे, वो हमेशा यूनिट ही होता है। ज्वाइंट पे क्या होगा, यूनिट होगा। मतलब मान लो कि ज्वाइंट है,
ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा जोड़ोगे ना सबकी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वो 1 ही आएगी, ये 1 आएगी। सपोज़ ये हमारे पास ए है, ये बी है, सी और डी है, ठीक है ना। ये ओ है मान लो सपोज। तो इस जॉइंट पे जो स्टिफनेस है वो क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, ठीक है। मान लो कि ओ ए, ओ डी, ओ सी, ओ बी, ये क्या है, स्टिफनेस है, नहीं सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है ये मेंबर का। मतलब आपने जॉइंट पे जो भी मेंबर लगाए, मोमेंट लगाए हैं जॉइंट पे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है चारों मेंबर में, तो उसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोल दे रहा हूँ। तो जब आप सारे को ऐड करेंगे, है ना, जब आप सारे को ऐड करेंगे तो क्या आएगी, 1 आएगी। ये पिछले क्वेश्चन का ही मैंने ले लिया है, ठीक है। तो क्या आती है, 1 आती है। अब देख लो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना निकला था, 0, 3/11, 4/11, 4/11। तो ऐड करेंगे ना सबको तो 1 आएगी। ये 1 क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है इस पूरे पॉइंट पे, जॉइंट पे क्या है, 1 है। अब 1 है, इसमें 0 जा रही थी, इसमें क्या आ रही थी, 4/11, इसमें कितने बट रही थी, 4/11, और इसमें 3/11, आई थिंक 3/11 ही थी, हाँ 3/11, ठीक है। तो जॉइंट पे 1 है, ये 1 है ना, आप बाकी मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये नोट में आपको याद रखना है कि सम ऑफ जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जॉइंट पे क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन का मैंने देख भी लिया कि जब मैं सारे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को ऐड कर रहा हूँ तो 1 आता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहीं रखते हैं हम लोग। आई होप कि समझ में आया होगा। इसको पूरी तरह से नोट्स बना लीजिए। आज हमारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 1 था, जहाँ पर हमने सीखा कि मेंबर के स्टिफनेस कैसे निकालते हैं, स्टिफनेस क्या होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से कैसे हम लोग मेंबर का मोमेंट निकालते हैं, ठीक है। आज इतना रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।